हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 7। और इस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। और आज जो हमारा वीडियो है वो है चौक कुंडली। और इससे पहले मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियो कराए हैं जिसमें हमने आपको प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, वर्ग माध्य, मूल मान, और फिर उसके बाद हमने आपको 7 प्रकार के परिपथ कराए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद इसी परिपथ में हमने आपको शक्ति, औसत शक्ति निकालनी सिखाई थी। और उसके बाद से ट्रांसफार्मर आपको बताया था। और उसके बाद ये अगला वीडियो हमारा ये है चौक कुंडली, ठीक है। अब देखिए चौक कुंडली को कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको फिगर से समझाने की कोशिश की है। चौक कुंडली में हम सबसे पहले एक लोहे की रॉड लेते हैं। तो ये क्या है, लोहे की रॉड, और इस पर तांबे के तार की कुंडली लपेट देते हैं। देखिए तांबे के तार लपेट करके, ये देख रहे हैं आप, तांबे के तार मैंने लपेट दिए हैं और इसको लपेट करके क्या बना ली हमने, एक कुंडली बना ली। तो ये क्या है, तांबे के तार की कुंडली है। और इस कुंडली में हमने क्या लगा दिया, एक एसी स्रोत लगा दिया है। एसी स्रोत मतलब यहाँ पर हमने प्रत्यावर्ती, ठीक है, स्रोत यानी प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ हमने इसको जोड़ दिया है। अब देखिए ये तो है इसकी संरचना, यानी कि इसको कैसे बनाया जाता है, मैंने फिगर समझाने की कोशिश की है। अब देखिए अब हम समझते हैं कि क्या है और इसका काम क्या है। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। जिस प्रकार दिष्ट धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आप समझ पाए होंगे कि इसको हम क्यों यूज करते हैं और क्या इसका काम है। तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर। देखिए कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार दिष्ट धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको लिख दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा है मैंने इसमें। देखिए हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई दिष्ट धारा परिपथ है और उसमें हमें धारा को नियंत्रित करना है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यदि हमारे पास कोई एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है और उसमें हम प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम चौक कुंडली का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये जो हमारी चौक कुंडली है इसका प्रयोग एसी परिपथ में किया जाता है, एसी धारा को नियंत्रित करने के लिए। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद देखिए अब इसको नियंत्रित कैसे किया जाएगा, ये काम किस प्रकार से करता है, अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए चौक कुंडली उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है। यानी ये जो चौक कुंडली आप देख पा रहे हैं ये कैसी होती है, उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है। अर्थात इसका प्रेरकत्व जो होता है ना, वो कैसा होता है, बहुत ही उच्च होता है। ठीक है, जो नरम लोहे की रॉड पर
विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। इस कुंडली का प्रतिरोध लगभग शून्य रहता है। तो क्या रहता है इसका प्रतिरोध, क्या रहता है, लगभग शून्य रहता है। ठीक है, परंतु लोहे की क्रोड के कारण प्रेरकत्व एल का मान बहुत अधिक होता है और इसका प्रतिघात ओमेगा एल जो होता है, प्रतिघात के बारे में हमने आपको पहले पढ़ाया है, बहुत अधिक हो जाता है, जो परिपथ की प्रतिबाधा को बढ़ा देता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये काम करता है। चलिए मैं इस चीज़ को पहले यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है, ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ लिखेंगे चौक कुंडली उच्च प्रेरकत्व। ये गौर करने वाली बात है कि क्या है ये उच्च प्रेरकत्व। ठीक है, उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है जो नरम लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अभी क्या बताया मैंने, प्रेरकत्व क्या होता है इसका, उच्च होता है। ठीक है, और ये नरम लोहे के, ये रहा ना आपका नरम लोहे की क्रोड है, इसके ऊपर तांबे के तारों को लपेट करके इसे बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो प्रतिरोध है वो लगभग क्या रहता है, शून्य रहता है। ठीक है, और प्रेरकत्व कैसा होता है, बहुत उच्च होता है। तो इस चीज को हम लिख देते हैं, लिखेंगे इस कुंडली का प्रतिरोध, इस कुंडली का प्रतिरोध लगभग शून्य रहता है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था अभी, शून्य रहता है, परंतु लोहे के क्रोड के कारण लोहे के क्रोड के कारण प्रेरकत्व क्या होता है, इसको हम कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में कराए हैं ये सब। एल का मान बहुत अधिक होता है। ठीक है, बहुत अधिक होता है। और इसका प्रतिघात कैसा रहेगा, क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा एल से। ठीक है, बहुत अधिक होता है। और ये क्या करेगा फिर, जब प्रेरकत्व कैसा हो गया इसका, इसका प्रतिघात कैसा हो गया, बहुत अधिक हो गया। ठीक है, प्रतिघात अधिक होने से परिपथ की प्रतिबाधा बढ़ जाती है, यानी कि प्रतिबाधा को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख देते हैं, अधिक होता है। ठीक है, और इसका अधिक होता है और इसका
इसकी प्रतिबाधा को बढ़ा देता है। ठीक है, किसकी प्रतिबाधा को बढ़ा देगा? परिपथ की। तो यहाँ लिखा है इसकी प्रतिबाधा को बढ़ा देता है, इसका मतलब है परिपथ की प्रतिबाधा को ये क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर शक्ति 6 जो होता है वो क्या रहता है? शून्य रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि चौक कुंडली जो होती है एसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है, और इसके द्वारा जो शक्ति क्षय होता है, शक्ति क्षय वो क्या रहता है? शून्य रहता है। इस चीज को हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कुंडली का जो प्रेरकत्व होता है वो क्या रहता है? शून्य रहता है लगभग। तो इसको हम यहाँ देखिए कैसे सिद्ध करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए, यदि R बराबर 0, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात प्रेरण कुंडली का प्रतिरोध शून्य है तो ठीक है। यदि हमने क्या माना? शून्य माना है, क्योंकि हमने ऊपर ही बताया था कि प्रतिरोध जो होता है इसका, ठीक है, वो कैसा रहता है? लगभग शून्य रहता है इसका। तो हमने R बराबर 0 ले लिया। तो जैसे हमने R बराबर 0 लिया तो यहाँ से tan फाई निकालेंगे हम। ठीक है, tan फाई कैसे निकलता है? ओमेगा L अपॉन R से, क्योंकि ये एक तरीके से LR परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, और LR परिपथ में हम कालांतर फाई जो निकालते हैं वो इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, tan फाई बराबर ओमेगा L अपॉन R। ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा आपको। इस फॉर्मूले से देखिए अब हम यहाँ से निकालेंगे कि जो प्रति सेकंड व्यय ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम परिपथ में प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसको सिद्ध करना है कि कैसे शून्य हो जाती है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो देखिए tan फाई ओमेगा L अपॉन R, और R की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, तो जैसे हमने इसको 0 लिया इसका मतलब क्या हुआ? ये यहाँ से tan फाई की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, और यहाँ से tan फाई जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा? देखिए इन्फिनिटी किसका मान होता है? अनंत। ये tan 90 का मान होता है। ठीक है, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि फाई बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हमने कलांतर फाई का मान निकाला, जो कि क्या आया? चौक कुंडली के लिए 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो जैसे ही फाई बराबर 90 आया तो हमको क्या निकालनी है? प्रति सेकंड व्यय ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो उसको निकालते हैं, कितनी आएगी? इस प्रकार प्रेरण कुंडली में प्रति सेकंड व्यय ऊर्जा कितनी हुई? व्यय ऊर्जा हम जानते हैं P बराबर VI cos फाई, यही तो होता है। ठीक है, औसत प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का हमने फॉर्मूला आपको बताया था, डेरिवेशन किया था इसका, P बराबर VI cos फाई। ठीक है, अब देखिए PAV इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? VI cos फाई। अब देखिए VI और cos फाई, और फाई की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारे लिए? अभी हमने निकाला है फाई का मान 90 डिग्री। तो यहाँ से जो P जो पावर जो निकल के आई है P की वैल्यू वो क्या आई है? देखिए cos 90 क्या हो गया हमारा? 0। इस वजह से पूरी क्या आ गई? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रति सेकंड व्यय होने वाली जो शक्ति है वो क्या आ गई? शून्य आ गई। और यही हमने पीछे बताया था कि चौक कुंडली का प्रयोग धारा को नियंत्रित करने के लिए एसी परिपथ में इसलिए ही किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जो प्रति सेकंड व्यय होने वाली जो ऊर्जा है, ठीक है, वो क्या रहती है? शून्य रहती है, अर्थात कोई ऊर्जा व्यय नहीं होती है। तो ये काफी अच्छा रहता है परिपथ में। ठीक है, धारा को नियंत्रित करने के लिए। क्यों रहता है? क्योंकि
व्यय ऊर्जा जो होती है वो क्या रहती है, शून्य हो जाती है। तो लिख सकते हैं हम स्पष्ट है कि प्रतिरोध के स्थान पर शून्य प्रतिरोध की प्रेरण कुंडली जिसको हम क्या कहते हैं, चौक कुंडली, का प्रयोग करने पर विद्युत शक्ति भी व्यर्थ में व्यय नहीं होती है, ठीक है। और इस कुंडली की प्रतिबाधा अधिक होने के कारण धारा को भी आवश्यक प्रबलता तक कम किया जा सकता है, ठीक है। यानी जितनी प्रबलता तक हम चाहें उतनी प्रबलता तक हम धारा को कम भी कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर, अतः इस कुंडली की प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा हम जानते हैं कि r² प्लस ω² L², यही तो होता है प्रतिबाधा का फॉर्मूला, ठीक है। प्रतिबाधा Z बराबर √r² प्लस ω² L², क्या रहता है, अधिक, ठीक है। क्या रहता है इसका मान, अधिक होने के कारण धारा को भी आवश्यक प्रबलता तक कम किया जा सकता है, ठीक है। तो यही है चौक कुंडली, और आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि चौक कुंडली का प्रयोग एसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए क्यों किया जाता है, ठीक है। तो अकेला हम अगर प्रतिरोध का इस्तेमाल करेंगे तो प्रतिरोध को इस्तेमाल करने से प्रति सेकंड व्यय होने वाली जो ऊर्जा है, क्योंकि प्रतिरोध क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और इससे काफ़ी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, ठीक है, व्यर्थ में व्यय हो जाती है। जबकि अगर हम शून्य प्रतिरोध की कोई प्रेरण कुंडली यानी कि चौक कुंडली का प्रयोग करेंगे तो हमने अभी ऊपर सिद्ध किया है कि विद्युत शक्ति क्या रहती है, शून्य रहती है। यानी विद्युत शक्ति जो व्यय होता है ना, व्यर्थ में व्यय जो होती है वो क्या रहती है, शून्य रहती है। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि चौक कुंडली का प्रयोग एसी परिपथ में क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो यही होता है हमारा आज का वीडियो खत्म, और इससे अगले वीडियो में हमारा एक टॉपिक और बचा है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, तो हम उसको लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके हम न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, और न्यूमेरिकल ख़त्म होने के बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें जल्दी ही, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।